नमस्ते बच्चों। चलिए, हम लोग लास्ट क्लास में गैसेस स्टेट में हम लोग अपने लेक्चर में कुछ चीज़ें देखे थे और हम लोग फिर 1 atm इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी या 760 mm ऑफ मरकरी, ये कैसे होता है और उससे रिलेटेड बातें हम लोग कर रहे थे, है ना। हम लोग कुछ ऐसा भी देखे थे कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर ऐसा है और यहाँ पे हम लोग सपोज करिए कुछ लिक्विड मरकरी रख दे रहे हैं। मरकरी की जो लेंथ रखी जा रही है वो है 20 सेंटीमीटर और बाहर 1 atm है। तो यहाँ जो एयर है उस एयर का प्रेशर हम लोग बता सकते हैं और इस एयर का प्रेशर कितना हो जाएगा, तो 1 atm मतलब 76 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर मतलब 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ऐसा हम लोग बता सकते हैं। इस एयर का प्रेशर 96 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों ने बात की थी, अगर याद हो आपको तो ये चीज़ हम लोगों ने बात की थी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिक्विड की वजह से प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं आता है। प्रेशर में इफेक्ट किसकी वजह से आता है, तो वर्टिकल हाइट की वजह से, है ना। वर्टिकल हाइट कितना है वो मैटर करता है, ना कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हर जगह प्रेशर इक्वल होगा। एक क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है, सपोज करिए एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब है, ये वाला एंड ओपन है, यहाँ पे एयर है, इसमें एयर है और ये मरकरी है। ये क्या है, मरकरी, ठीक है। पहले इसको हॉरिजॉन्टली रखा गया है, इस टेस्ट ट्यूब को हॉरिजॉन्टली रखा गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, फिर क्वेश्चन हमें दिया जाता है कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, लिखिए टेस्ट ट्यूब, क्वेश्चन नोट करते हैं, लिखिए टेस्ट ट्यूब A test tube contains 100 centimeter column of air, 100 centimeter column of air, and is sealed with 10 centimeter column of mercury, 10 centimeter column of mercury, and is kept in horizontal direction as shown in the figure। और ये फिगर अब ड्रॉ कर लीजिए वहाँ पर। ड्रॉ कर लिए। चलिए, ये एंड ओपन है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो बाहर का प्रेशर कितना है, 1 atm। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर जगह प्रेशर सेम होता है, तो जो प्रेशर बाहर है वही प्रेशर अंदर भी होगा, क्योंकि ये मूव तो कर नहीं रहा है। तो अंदर का प्रेशर भी हमें पता चल गया 1 atm, ठीक है। अंदर का प्रेशर भी हमें पता चल गया 1 atm। क्वेश्चन क्या है कि अगर मरकरी को हम लोग टेस्ट ट्यूब को हम लोग वर्टिकली रख दें विथ ओपन एंड अपवर्ड्स, टेस्ट ट्यूब को अगर हम लोग वर्टिकली रख दें विथ ओपन एंड अपवर्ड्स, तो बताना है कि
ये जो एयर कॉलम है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। मरकरी इनकम्प्रेसिबल है, वो 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, है ना। मरकरी इनकम्प्रेसिबल है, उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। ये इमेजिन कर पा रहे हैं ना कि अगर इसको ऐसा रख देंगे तो मरकरी कुछ नीचे आएगा, तो ये जो एयर कॉलम की लेंथ पहले 100 सेंटीमीटर थी वो अब कुछ कम हो जाएगी। तो घट के कितनी हो जाएगी वही हमें निकालना है। टेम्परेचर को हमें कांस्टेंट मानना है, ठीक है। लिखते हैं, इसका क्वेश्चन लिख लीजिए। कैलकुलेट लेंथ ऑफ एयर कॉलम, calculate length of air column if the test tube is kept vertically, if the test tube is kept vertically with open end upwards, with open end upwards। आगे इसके और भी एक चीज लिख लीजिए। अज्यूम मरकरी टू बी इनकम्प्रेसिबल, अज्यूम मरकरी टू बी इनकम्प्रेसिबल एंड टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, एंड टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट। लिखा? चलिए एक बार सोचिए इसको कैसे किया जाए, फिर मैं बताता हूँ। ट्राई करिए, वीडियो पॉज करिए और ट्राई करिए। हो गया? आया आंसर? हमें ये बताना है कि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। अच्छा, उसको हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली हम लोग कर देंगे तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, इसकी बात करते हैं। कुछ ये जो मरकरी का कॉलम है ये कुछ नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ये गैस कंप्रेस होगी, ये जो गैस है यहाँ पे वो कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी, उसका वॉल्यूम कम होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर हमें बोला गया है कांस्टेंट मानने के लिए। अच्छा, यहाँ जितने मोल थे गैस के उतने ही मोल यहाँ भी तो होंगे, क्योंकि ये जब आप वर्टिकली रखेंगे तो मरकरी नीचे आएगा, गैस यहाँ से कुछ एस्केप तो करेगी नहीं, गैस तो बाहर निकल नहीं रही है, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है ना। n कांस्टेंट है और t कांस्टेंट है, ये दोनों क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। n और t अगर कांस्टेंट है तो हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें ये समझ में आ रहा है कि हम लोग P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कर सकते हैं ना। क्या हमें P1 पता है? बिल्कुल पता है, यहाँ का प्रेशर कितना है, 1 atm। क्या हमें P2 पता है? यहाँ का प्रेशर पता है क्या? यहाँ का प्रेशर पता तो नहीं है, लेकिन हम लोग निकाल तो जरूर सकते हैं ना। यहाँ का प्रेशर ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो ये तो 1 atm होगा, और ये 10 सेंटीमीटर है। 1 atm मतलब कितना, 76, और ये 10 मतलब यहाँ के एयर का प्रेशर कितना हो जाएगा, 86 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ के एयर का प्रेशर कितना हो गया, 86 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यहाँ पे 1 atm है, मतलब यहाँ कितना है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है। क्या हमें V1 पता है? हमें लेंथ पता है, हमें 100 सेंटीमीटर क्या पता है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम। अच्छा, लेंथ इनटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम आ जाएगा। नहीं, लेंथ इनटू एरिया, यही तो वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। तो इसका एरिया अगर a मान लिया जाए तो लेंथ इनटू एरिया से इसका वॉल्यूम आ जाएगा, और इसका लेंथ हमें निकालना ही है। अच्छा, एरिया तो वही रहेगा, ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ घट थोड़ी जाएगा। ट्यूब आपने ऐसे रखा ऐसे रखा, उससे उसका एरिया तो चेंज नहीं हो गया ना। तो एरिया हमें दिख रहा है कि कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा, P1 कितना है तो 76, V1 कितना है तो लेंथ है 100 और एरिया हमने a माना है। P2 कितना है तो हमने निकाला है 86। लेंथ हमें यहाँ का निकालना है इनटू एरिया, वही रहेगा, तो एरिया कैंसिल हो गया इस तरीके से, है ना। तो यहाँ से लेंथ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 76 इंटू 100 अपॉन 86, इतना सेंटीमीटर, है ना। इसको कैलकुलेट कर ले, समझ में आया? बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए, इसी में सेकेंड पार्ट होता है, वर्टिकली ही रख रहे हैं बट ओपन एंड
डाउनवर्ड्स है इस बार। ओपन एंड क्या है? डाउनवर्ड्स। अच्छा, ये टेस्ट ट्यूब बहुत लंबा है, ऐसा मानेंगे, बहुत लंबा है। ये मरकरी यहाँ से गिरेगा नहीं, ऐसा मत सोचिए गिर के बाहर चला जाएगा, ऐसा नहीं। मरकरी गिर नहीं रहा है, ठीक है। जहाँ तक इसको जाना था नीचे वहाँ तक चला गया है, गिर नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ से। तो अब ऐसे में इसका लेंथ कितना होगा ये निकालना है हमें। सेम वही क्वेश्चन है, बट हमने वर्टिकली रखा तो है, बट ओपन एंड को इस बार डाउनवर्ड्स कर दिया है, ठीक है। सेकेंड पार्ट करिए इसका। सेम वही जो फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था, इफ द टेस्ट ट्यूब इज केप्ट वर्टिकली विथ ओपन एंड अपवर्ड्स देन कैलकुलेट लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो ओपन एंड अपवर्ड्स ना लिख के वहाँ पे ओपन एंड डाउनवर्ड्स लिख देना। इफ द टेस्ट ट्यूब इज केप्ट वर्टिकली विथ ओपन एंड डाउनवर्ड्स देन कैलकुलेट लेंथ ऑफ एयर कॉलम। चलिए निकालिए, वीडियो पॉज करके उस चीज़ को नोट करके वीडियो पॉज करिए और निकालिए कितना आएगा। आया? चलिए, सेम यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा है, बस यहाँ का प्रेशर पता चल जाए तो इसकी लेंथ पता चल जाएगी। यहाँ का प्रेशर कितना होगा? अच्छा, यहाँ का प्रेशर अगर P मान लें, ये तो 10 सेंटीमीटर ही है, मरकरी का जो कॉलम है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर ही है। और यहाँ का प्रेशर हमें पता है कि 1 atm मतलब कितना है? 76। यहाँ का प्रेशर कितना है? 76। तो फिर से वही चीज़ कि P + 10 इस बार 76 होना चाहिए, नहीं, यहाँ का प्रेशर प्लस ये इज इक्वल टू यहाँ का प्रेशर होना चाहिए। ये 10 है और यहाँ पे प्रेशर P है, तो P + 10 इज इक्वल टू 76 होना चाहिए। तो P कितना होना चाहिए? 66। सेम वही चीज़ अप्लाई करना है। 76 × 100 × एरिया इज इक्वल टू, इस बार 86 की जगह क्या हो जाएगा? 66 × लेंथ × एरिया। एरिया कैंसिल, यहाँ पे लेंथ आ जाएगा 7600/66 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है नहीं? चलिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। या इसमें और थोड़ा सा चेंज करना है तो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे रख देंगे। टेस्ट ट्यूब को हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर रख देंगे। ये 10 सेंटीमीटर है, ये लेंथ हमें निकालना है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल से इसको किसी एंगल पे रख दिया गया है। वो एंगल हमें बता दिया जा रहा है। वो एंगल मान लेते हैं कुछ, ये एंगल 45 डिग्री पे रख दिया गया, ठीक है। तो बताना है कि इसका लेंथ कितना होगा। तो इस बार क्या है कि हम बताए हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके वर्टिकल कंपोनेंट से फर्क पड़ता है, ठीक है ना, इसके वर्टिकल कंपोनेंट से, ठीक है। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, है ना, ये तो बोल सकते हैं ना, पैरेलल लाइन से, ठीक है। ये एंगल कितना है? 45। ये है 10, ये लेंथ अगर 10 है तो 10 cos 45, 10 sin 45। वैसे एंगल 45 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन लीजिए या कॉस लीजिए, बट ये लेंथ अगर बताना है तो 10 sin 45 डिग्री हो जाएगा। sin 45 1/√2 है ना, तो 10/√2 हो जाएगा ये। खैर, तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा? बाहर कितना है? 1 atm। 1 atm मतलब 76। तो अंदर का प्रेशर P है, ये कितना होगा? 76 + 10 sin 45। तो इस बार भी फिर वही करना है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना था? तो 76 था। वॉल्यूम कितना था? तो लेंथ था 100 × एरिया। P2 कितना हो गया? तो 76 + 10 sin 45
इंटू V2 क्या होगा, तो लेंथ इंटू एरिया, एरिया कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से लेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे, sin 45 की वैल्यू रख के फिर लेंथ की वैल्यू निकाल लिया जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। हालांकि केमिस्ट्री में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और अभी आपको थोड़ा सा ये हो सकता है अजीब सा लग रहा हो, डिफ़िकल्ट लग रहा हो, बट एक बार फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो फिजिक्स में बहुत एलोबरेट तरीके से, बहुत काफ़ी डीप में जाके इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाई करनी है, तो फिर उसके बाद ये सब बहुत ईजी लगने लगेगा। हाँ, बट गैसेस स्टेट चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इस वजह से अभी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप जो नोट करना चाहें नोट करें इसमें। चलिए, नोट कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पे, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन, लिखिए 100 सेंटीमीटर लॉन्ग टेस्ट ट्यूब, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग टेस्ट ट्यूब closed at both the ends, closed at both the ends, contains 10 centimeter column of mercury, contains 10 centimeter column of mercury in the middle of the test tube. In the middle of the test tube, and the test tube is kept horizontally, and the test tube is kept horizontally as shown in figure. फिगर मैं अभी बताता हूँ आप लोग को। आगे लिखिए, इनिशियली टेम्परेचर ऑफ बोथ द एयर कॉलम्स, initially temperature of both the air columns was 300 Kelvin. Now temperature of first air column, now temperature of first air column is kept at 300 Kelvin, but that of second air column is increased to 400 Kelvin. Calculate length of each air column finally. Calculate length of each air column finally. लिखा? चलिए, मैं समझाता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया गया। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग टेस्ट ट्यूब है, एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग टेस्ट ट्यूब है और वो हॉरिजॉन्टली रखा गया है कुछ इस तरीके से, क्लोज्ड है बोथ एंड्स में, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 100 सेंटीमीटर। इसके मिडल में 10 सेंटीमीटर कॉलम मरकरी का है, इसके मिडल में क्या है, 10 सेंटीमीटर कॉलम है मरकरी का।
मिडिल में है मतलब जितना इधर लेंथ है उतना ही लेंथ इधर भी है, और ये लेंथ कितनी है तो 10 सेंटीमीटर मरकरी है, ठीक है। इनिशियली बोला गया है कि टेम्परेचर इधर का भी 300 केल्विन था और इधर का भी 300 केल्विन था, ठीक है। अच्छा, इनिशियली प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर सेम ही होगा ना, क्योंकि ये मूव तो कर नहीं रहा है, तो प्रेशर दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता नहीं। प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, लेंथ सेम है दोनों का, तो वॉल्यूम भी सेम होगा, एरिया तो सेम है ही ना, वॉल्यूम सेम है तो मोल्स भी तो सेम होंगे। मतलब इनिशियली कंडीशन आइडेंटिकल है दोनों तरफ की, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, इधर का टेम्परेचर हम लोग 300 केल्विन ही रख रहे हैं, बट इधर का टेम्परेचर हम लोग बढ़ा के 400 केल्विन कर दे रहे हैं ना। इधर का टेम्परेचर 300 ही रख रहे हैं, बट इधर का बढ़ा के क्या कर रहे हैं 400। अच्छा, इधर का टेम्परेचर हम लोग राइज करेंगे, अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इधर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इधर के गैस का प्रेशर बढ़ेगा, गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो इस मरकरी पे अब ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो ये मरकरी इधर शिफ्ट होगा। कब तक शिफ्ट होता रहेगा मरकरी, जब तक कि फाइनली इधर का और इधर का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। नहीं, फाइनली इधर का और इधर का प्रेशर इक्वल ना हो जाए, तो फाइनली दोनों तरफ का प्रेशर जब इक्वल होगा तो मरकरी शिफ्ट होकर कहीं रुकेगा। तो जब शिफ्ट होकर रुक जाएगा तो उस टाइम फर्स्ट एयर कॉलम और सेकेंड एयर कॉलम का लेंथ क्या क्या होगा ये हमें बताना है। हम लोग इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, बस इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करिए खुद से, फिर मैं बताता हूँ। हो गया, ट्राई कर लिया। चलिए इसको इधर मूव करना है ना। अच्छा, ये 100 है, ये 10 है, तो बचा कितना लेंथ, तो 90 बचा। और इनिशियल कंडीशन की बात करें तो दोनों तरफ आइडेंटिकल है, तो दोनों तरफ 45 सेंटीमीटर होना चाहिए, इधर 45 होना चाहिए और इधर भी 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। जब इधर का टेम्परेचर बढ़ा के हम लोग 400 कर देंगे तो ये मरकरी कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इधर शिफ्ट होने की वजह से ये अगर इधर शिफ्ट हो गया तो इधर का लेंथ बढ़ेगा, इधर का लेंथ कम होगा। इधर का लेंथ कम हो के कुछ 45 में से x कम हो गया, 45 माइनस x सेंटीमीटर हो गया। इधर का लेंथ भी x तब बढ़ा होगा, इधर का अगर x कम हुआ है तो इधर का x बढ़ा होगा, मरकरी x से शिफ्ट हुआ इधर, तो इधर का लेंथ कितना हो जाएगा 45 प्लस x सेंटीमीटर। एयर कॉलम की लेंथ की बात हो रही है, मरकरी 10 था, 10 ही रहेगा, है ना। ये एयर कॉलम की लेंथ 45 माइनस x इधर हो गई, 45 प्लस x इधर हो गई, फाइनल जब हमने टेम्परेचर 300 और 400 कर दिया तब, ठीक है। लेकिन फाइनली जब ऐसा हो गया है तब प्रेशर दोनों तरफ सेम है, डिफरेंट है। ये मरकरी इधर मूव किया, कब तक मूव किया, जब तक कि फाइनली दोनों तरफ का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। तो फाइनली दोनों तरफ का प्रेशर क्या है, सेम है। जो इधर का प्रेशर है P फाइनल, वही इधर का प्रेशर है P फाइनल, ठीक है। अच्छा, इनिशियली मोल्स सेम थे, तो ये मरकरी के इधर मूव करने से मोल्स थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएंगे, मोल्स तो सेम ही रहेंगे ना। जितना मोल पहले इधर था उतना ही बाद में भी रहेगा, जितना मोल पहले इधर था उतना ही बाद में भी रहेगा। और पहले दोनों इक्वल थे तो बाद में भी तो दोनों इक्वल होंगे ना। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, प्रेशर इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, तो इन दोनों के लिए, दोनों एयर कॉलम के लिए P/N की वैल्यू क्या हो गई, सेम। मैं P/N क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि PV इक्वल टू nRT से P/N का टर्म क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू N लिख रहे हैं, जिसकी वैल्यू RT/V के बराबर होगी, है ना। ध्यान दीजिएगा, इस वाले एयर कॉलम और इस वाले एयर कॉलम की बात कर रहा हूं मैं फाइनली, है ना। फाइनली दोनों तरफ का प्रेशर बराबर, दोनों तरफ के नंबर ऑफ मोल्स बराबर, तो दोनों तरफ के लिए क्वांटिटी बराबर, तो दोनों तरफ के लिए ये वाली क्वांटिटी भी इक्वल होनी चाहिए। RT/V की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए दोनों कॉलम के लिए, एयर कॉलम के लिए। मतलब R तो कांस्टेंट ही है, R कैंसिल हो जाएगा। T1/V1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, T2/V2। एयर कॉलम्स, दो अलग अलग एयर कॉलम्स की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग पहले किए थे ना। इधर का टेम्परेचर कितना है तो 300 है, और इधर का वॉल्यूम कितना है तो 45 माइनस x, ये लेंथ है, इनटू एरिया, इज इक्वल टू इधर का टेम्परेचर कितना है तो 400 है,
और इधर का वॉल्यूम कितना होगा, तो 45 प्लस एक्स इंटू एरिया, एरिया तो दोनों का सेम ही है, तो एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से कैलकुलेशन किया जाए 3 इंटू 45 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 45 माइनस एक्स, ऐसा होगा है ना। 3 इंटू 45 मतलब कितना हो गया 135, 135 प्लस 3x इज इक्वल टू 4 इंटू 45 मतलब कितना हो गया, तो ये 180 हो गया, 180 माइनस 4x, तो माइनस 4x इधर जाके 7x हो गया, इज इक्वल टू ये कितना हो गया 180 में से माइनस हो जाएगा ये कितना 135, मतलब ये कितना हो गया तो 45, 7x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45/7, x इज इक्वल टू 45/7 आ गया, तो इधर का लेंथ कितना आ जाएगा, तो 45 माइनस 45/7 और इधर का लेंथ 45 प्लस 45/7, इतना सेंटीमीटर और इतना सेंटीमीटर, ठीक है। बोलिए बात समझ में आ रही है। चलिए तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए वहां पे। चलो नोट कर लिया। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी से। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है सब्सटेंस का वेट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट, जिसको हम लोग कैपिटल एम से यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। एम को यहाँ मोलैरिटी मत मान लीजिएगा, एम क्या है मॉलिक्यूलर मास, जो भी गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इंटू आर इंटू टी। इस एम को हम लोग इधर ले आते हैं और वी को उस साइड ले जाते हैं, तो पी एम इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी, ऐसा हो गया। और वेट अपॉन वॉल्यूम इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डेंसिटी, तो पी एम इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया पी एम अपॉन आर टी, डेंसिटी किसके बराबर हो गया पी एम अपॉन आर टी। गैस की डेंसिटी अगर हमें निकालनी है तो हम लोग पी एम अपॉन आर टी से निकाल सकते हैं, जहां पे एम क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, जो भी गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हाँ, डेंसिटी किस यूनिट में आएगा तो वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी यूनिट यूज कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मास आप ग्राम में रखेंगे। आर की वैल्यू अगर आप 0.0821 ले रहे हैं तो उसका मतलब है कि प्रेशर एटीएम में होना चाहिए और वॉल्यूम लीटर में रहा होगा, है ना। अगर आर की वैल्यू 0.0821 होती है तो प्रेशर एटीएम में होता है, वॉल्यूम लीटर में होता है। तो इसका मतलब क्या है, एम अगर आप ग्राम में लिए हैं, मॉलिक्यूलर मास आप ग्राम में लिए हैं और आर की वैल्यू 0.021 ले रहे हैं, तो डेंसिटी किस में आएगा, तो डेंसिटी आएगा ग्राम पर लीटर में, है ना, ग्राम पर लीटर, मॉलिक्यूलर मास ग्राम में। वही अगर आर की वैल्यू आप 8.314 ले लेंगे और ये ग्राम में रखेंगे तो डेंसिटी आ जाएगा ग्राम, आर की वैल्यू 8.314, तो वॉल्यूम किस यूनिट में होता है मीटर क्यूब में, नहीं तो फिर डेंसिटी किस यूनिट में आ जाएगा ग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ, उस टाइम प्रेशर किस में होना चाहिए पास्कल में। समझ में आ रही बात। आप चाहें तो मॉलिक्यूलर मास को केजी में भी रख सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास अगर आपको केजी में रखना है तो कितना रखेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल, ग्राम में होता है 32, तो केजी में कितना हो जाएगा 32 × 10⁻³ -3, 32 को 1000 से डिवाइड कर देंगे
तो अगर केजी में रखेंगे और आर की वैल्यू 0.0821 ले रहे होंगे तो केजी पर लीटर में आएगा। वही अगर ये केजी में रख के ये आर की वैल्यू 8.314 रखेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब में आएगा। हाँ, उस टाइम प्रेशर पास्कल में रखना होगा। तो यूनिट पे डिपेंड करता है कि आपको क्या वैल्यू किस यूनिट में मिलेगी, है ना। आर की क्या वैल्यू रख रहे हैं आप और मॉलिक्यूलर मास आप किस यूनिट में रख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि डेंसिटी किस यूनिट में कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक है। हाँ, प्रेशर आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग रखिएगा। आर की वैल्यू अगर 0.0821 ले रहे हैं तो प्रेशर की वैल्यू ATM में होनी चाहिए। वही अगर आर की वैल्यू 8.314 रख रहे हैं तो प्रेशर की वैल्यू पास्कल में होनी चाहिए, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। चलिए, तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए एक बार वहाँ पे। नोट कर लिया। चलिए, हम लोग यहाँ से क्या क्या देख सकते हैं। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी, गैस का मॉलिक्यूलर मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ये सब कुछ चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। हालांकि इस पर बेस्ड कैलकुलेशन नहीं आते हैं, बट अगर करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे। और इसका कुछ बहुत मेजर रोल भी नहीं होता है हमारे आगे के कंसेप्ट्स में, बट एक फॉर्मूला है जो यहाँ से आता है तो वो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। नोट कर लिया इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Dalton's law of partial pressure। Dalton's law of partial pressure हेडिंग डालिए वहां पे। चलिए, क्या होता है ये पहले इसकी बात करते हैं। सपोज करिए कोई कंटेनर है, इसमें आपने गैस A रखा है, गैस B रखा है, दो अलग अलग गैस आपने इसमें रख दी है, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ पहले भी आप लोग को बोली थी कि किसी एक गैस के होने से किसी दूसरे गैस के बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। B यहाँ रहे ना रहे, A का अपना इंडिपेंडेंट बिहेवियर होगा। B रहे ना रहे, A अपना इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो करेगा, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी इफेक्ट नहीं होगी B के होने की वजह से, ठीक है। तो अगर A अपना इंडिपेंडेंट बिहेवियर शो कर रहा है तो A का कुछ प्रेशर होगा। अगर सिर्फ अकेला A यहाँ होता तो कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा होता। अच्छा, यही बात B के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर अकेला B यहाँ होता तो भी कुछ प्रेशर अप्लाई कर रहा होता। मतलब यहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो कौन लगा रहा है। अगर A और B दोनों रखे गए हैं तो जो प्रेशर लग रहा है वो कौन लगा रहा है। क्या सिर्फ A लगा रहा है या सिर्फ B लगा रहा है या दोनों लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है, तो दोनों लगा रहे होंगे। A भी कुछ प्रेशर लगा रहा होगा और B भी कुछ प्रेशर लगा रहा होगा। तो यहाँ जो टोटल प्रेशर होगा इस कंटेनर में वो किसकी वजह से है, तो A और B दोनों की वजह से है। तो जो टोटल प्रेशर है वो कहलाता है कि A कितना प्रेशर लगाया और B कितना प्रेशर लगाया, इनका सम। इसी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ A और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो यहाँ का टोटल प्रेशर क्या होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। किसी कंटेनर में जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, तो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। जैसे एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अलग अलग गैसेस हैं बहुत सारी। तो हर गैस कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो उन सबके प्रेशर का सम करेंगे तब हमें एयर का टोटल प्रेशर मिलेगा, ठीक है। तो किसी कंटेनर में अगर कोई गैसेस मिक्सचर है तो वहाँ का जो टोटल प्रेशर होता है वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस के बराबर होता है। यही कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और एक स्टेटमेंट डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि किसी एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, किसी एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के जो इस कंटेनर में प्रेजेंट है।
इस गैसेस मिक्सचर में उस गैस का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उस गैस का पार्शियल प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। या इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। जिस गैस की बात हो रही है उस गैस का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या होगा, तो ये टोटल प्रेशर ही कांस्टेंट होगा। क्यों टोटल प्रेशर ही कांस्टेंट होगा? तो अगर XA की वैल्यू को अगर हम लोग 1 कर दें, XA की वैल्यू को 1 कर दें, तो इसका मतलब क्या होगा, किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाना, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वही है, सिर्फ और सिर्फ वही है। XA अगर 1 हो गया तो इसका मतलब क्या, कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, A। तो कंटेनर में अगर सिर्फ A है तो वहाँ जो प्रेशर लग रहा है वो सिर्फ A ही तो लगा रहा है, तो वहाँ का जो टोटल प्रेशर होगा वही A का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ A की वजह से ही है। मतलब अगर इसकी वैल्यू 1 है तो A का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, उस कंटेनर के टोटल प्रेशर के। तो इसको 1 करने से टोटल प्रेशर PT तभी आएगा जब यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो, PT। समझ में आ रहा है? या इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ B क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ B हो जाएगा PT इंटू XB। पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू PT इंटू XB। अच्छा, अगर इन दोनों के पार्शियल प्रेशर को डिवाइड कर दिया जाए, पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ B, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, XA अपॉन XB। नहीं, PT कैंसिल हो जाएगा, XA अपॉन XB। तो पार्शियल प्रेशर का रेशियो किसके रेशियो में होता है, पार्शियल प्रेशर का रेशियो किसके रेशियो में है, मोल फ्रैक्शन के रेशियो में, है ना। पार्शियल प्रेशर का रेशियो मोल फ्रैक्शन के रेशियो में है, ठीक है। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, Na अपॉन NB। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर का रेशियो मोल फ्रैक्शन के रेशियो में, या और इम्प्रोवाइज करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो में होता है। जो मोल्स का रेशियो होगा वही पार्शियल प्रेशर का रेशियो होगा। ये बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है बात? जो मोल्स का रेशियो होता है किसी कंटेनर में गैसेस का, वही उनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो होता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हैं डाल्टन्स लॉ में, और एक दो बात हम लोग देखते हैं। पहले आप ये हेडिंग डालिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलिए, हेडिंग डाल लिया ये। चलिए, स्टेटमेंट पहले लिखते हैं वहाँ पर हम लोग, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। लिखिए स्टेटमेंट, टोटल प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, total pressure inside the container is equal to the sum of partial pressures of different gases, present inside the container, and partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of gas present in the gaseous mixture। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द गैसेस मिक्सचर। लिखा? चलिए, इस चीज को नोट करिए वहां पे।
नोट कर लिया? चलो, जैसे जैसे बोला गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हीलियम है, ये दो गैसेस, ठीक है, हाइड्रोजन है और हीलियम है। और ये बोला गया है कि सपोज करिए ये जो गैसेस हैं इनका अमाउंट दे दिया गया है, इसका 10 ग्राम है हमारे पास और इसका हमारे पास 40 ग्राम है इस मिक्सचर में, ठीक है। हाइड्रोजन का 10 ग्राम है और हीलियम का 40 ग्राम है इस मिक्सचर में। यहाँ का टोटल प्रेशर 10 atm है, तो बताना है कि पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का कितना होगा या पार्शियल प्रेशर हीलियम का कितना होगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो ठीक है, पार्शियल प्रेशर निकालना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का बताना है, टोटल प्रेशर हमें पता ही है 10 atm है यहाँ पे, और मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का, मोल फ्रैक्शन हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, इसका 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम मतलब 10/2 मतलब 5 मोल है इसके, हाइड्रोजन के यहाँ 5 मोल है, और इसका 40 ग्राम मतलब 40/4 मतलब इसके 10 मोल है यहाँ पे, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन निकाल ही सकते हैं, हाइड्रोजन के 5 मोल हैं और टोटल मोल कितने हैं, तो 5 + 10 मतलब 15, तो ये कितना हो गया 10 × 5/15, तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना आ गया 10/3 atm। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना आ गया 10/3। पार्शियल प्रेशर हीलियम का निकालना है तो या तो ये फॉर्मूला लगाया जाए, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम, या फिर टोटल प्रेशर में से हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर माइनस कर दिया जाए। टोटल प्रेशर है 10 माइनस हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है 10/3, मतलब ये हो जाएगा 20/3, ठीक है। नहीं, टोटल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम को टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रख दिया हमने। इस तरीके के क्वेश्चन बोले जा सकते हैं। नोट करना है कुछ तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए। नोट किया? चलिए, या फिर ऐसे बोला जा सकता है कि हाइड्रोजन और हीलियम यहाँ पे 2:3 मोल रेशियो में है और यहाँ का टोटल प्रेशर 10 atm है। तो बताइए कि पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का क्या होगा या पार्शियल प्रेशर हीलियम का क्या होगा। हमें ये बताया गया कि हाइड्रोजन और हीलियम 2:3 मोल रेशियो में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, ये वाली चीज यूज करेंगे। रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर इज इन द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन के रेशियो में या नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो में, अभी देखे थे हम लोग, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो में होगा ये 2:3, ठीक है। 2:3 मोल रेशियो में बताया गया है ना। चलिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इन द रेशियो ऑफ देयर मोल्स 2:3। और एक इक्वेशन हमारे पास ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर हमारे पास कितना है 10 है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से निकाला जा सकता है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होगा। 2:3 और 10 है, मतलब क्या हो जाएगा 4 और 6 हो जाए, ये 4 हो जाए और ये 6 हो जाए, नहीं 4 और 6 10 हो जाएगा और 2:3 रेशियो है भी। समझ आ रहा है ना। चलिए, या तो इस तरीके से बोला जा सकता है। इसको भी नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। या फिर ऐसे भी बोला जा सकता है, हाइड्रोजन और हीलियम 2:1 मास रेशियो में प्रेजेंट है इस मिक्सचर में और टोटल प्रेशर 10 atm है। तो बताना है कि पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का और हीलियम का कितना कितना होगा। अच्छा, अगर
10 ATM टोटल प्रेशर, तो एक इक्वेशन तो यही बनेगा। ये वाला इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ये मोल्स के रेशियो में होगा, लेकिन हमें मोल्स का रेशियो इस बार नहीं दिया गया, हमें क्या दिया गया, मास का रेशियो। तो क्या मास के रेशियो से हम लोग मोल का रेशियो निकाल पाएंगे? 2:1 मास रेशियो हमें दिया गया है, तो क्या हम लोग मोल का रेशियो निकाल सकते हैं मास के रेशियो से? मोल क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अगर इसका 2 ग्राम है तो इसका 1 ग्राम है वहाँ पे, मान लेते हैं इसका 2 ग्राम है, तो 2 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास है 2 डिवाइडेड बाई, अगर ये 2 है तो ये कितना है 1 ग्राम, तो 1 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 4, तो ये मोल हो गया हाइड्रोजन का और ये मोल हो गए हीलियम के। मतलब ये तो 1 हो गया और ऊपर 4 चला जाएगा, मतलब ये रेशियो क्या आ जाएगा 4:1, 4:1 आ जाएगा, और इन दोनों का सम होना है 10, मतलब ये 8 हो जाए और ये 2 हो जाए, 8 + 2 10 हो जाएगा, और 4:1 रेशियो दिख रहा है हमें। समझ रहे हैं बात? तो डायरेक्टली उनका अमाउंट बताया जा सकता है कि इतना इतना ग्राम है, या उनका मोल बताया जा सकता है इतने इतने मोल हैं, या हो सकता है कि हमें ये बता दिया जाए इतना मोल रेशियो है, या हो सकता है हमें मास रेशियो बता दिया जाए। तो इन सब चीज़ों के हेल्प से हम लोग पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर कितना है। चलिए, तो ये हुआ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको जो नोट करना चाहें इसमें आप नोट कर लीजिए अपने से, कुछ है नहीं खास, सिंपल सी चीज़ है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए, एक चीज़ और कि डाल्टन्स लॉ हम लोग ऐसे गैसेस मिक्सचर के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसे गैसेस मिक्सचर के लिए जो कि आपस में रिएक्ट ना करें। अगर गैसेस आपस में रिएक्ट कर गई, रिएक्शन हो गया, तो इनिशियली जो मोल रेशियो रहा होगा बाद में वो मोल रेशियो नहीं रहेगा, है ना। अगर गैसेस नॉन रिएक्टिंग हैं तभी हम लोग उनके लिए डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो पूछा गया आपसे कि एक गैसेस मिक्सचर है जिसमें अमोनिया है और HCl है, ये 2 चीज़ें हैं वहाँ पे, बताइए क्या इसके लिए हम लोग डाल्टन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, इसके लिए हम लोग डाल्टन्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये दोनों रिएक्टिंग गैसेस हैं, एक दूसरे से रिएक्ट कर लेंगी और इनसे बन जाएगा NH4Cl। नहीं, ये पता होगा ना आपको, अमोनिया और HCl मिलकर NH4Cl बना लेते हैं। वाइट फ्यूम्स होते हैं NH4Cl के, है ना। NH4Cl के वाइट फ्यूम्स बोले जाते हैं, इसके वाइट फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। खैर, तो मतलब क्या निकला है कि डाल्टन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए। रिएक्टिंग गैसेस के लिए डाल्टन्स लॉ हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ नीचे नोट करके इस चीज़ को लिखते हैं, लिखिए डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल, नोट करके, डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल only for non-reacting gases, only for non-reacting gases। देखा? चलो, एक चीज देखिए, एक कंटेनर है, इसमें कोई 2 गैस मान लेते हैं, A है और B है, ठीक है। A है और B है। इसका प्रेशर है 1 atm और इसका प्रेशर है 2 atm। पार्शियल प्रेशर्स बताए जा रहे हैं A और B के। इस कंटेनर का वॉल्यूम है 10 लीटर, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इस कंटेनर का वॉल्यूम है 10 लीटर, इसका पार्शियल प्रेशर 1 atm है, इसका पार्शियल प्रेशर 2 atm है। तो टोटल प्रेशर यहाँ कितना होगा? यहाँ का P टोटल कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर का सम, मतलब 2 और 1 3 atm, ठीक है। हमने क्या किया, इस कंटेनर का वॉल्यूम आधा कर दिया हमने,
टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए इस कंटेनर का वॉल्यूम हमने आधा कर दिया, कंप्रेस कर दिया इस कंटेनर को, आधा कर दिया मतलब 10 लीटर से हो गया 5 लीटर, ठीक है, 10 लीटर से 5 लीटर। तो अब बताना है यहाँ पे ए का प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे बी का प्रेशर कितना होगा। टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। ए का प्रेशर कितना होगा, बी का प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर कितना होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है और कंटेनर को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं तो मोल्स भी कांस्टेंट रहेगा, मोल्स तो चेंज होगा नहीं, गैस बाहर गई नहीं, अंदर आई नहीं है। मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन और टी कांस्टेंट है, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगेगा, ठीक है। P1 कितना है, तो अगर टोटल प्रेशर पे अप्लाई करना चाहें तो P1 है 3, वॉल्यूम है 10, P2 हमें निकालना है, V2 कितना हो गया है 5, ये कैंसिल होगा, यहाँ 2 आएगा, P2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ का टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 6 atm। ए का पार्शियल प्रेशर बताना है तो ए पे लगा दीजिए, ये चीज़ जो हम लोग लगा रहे हैं ये ए पे लगा दिया जाए। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, मतलब 1 इंटू 10 इज इक्वल टू P2 इंटू 5, मतलब P2 कितना हो जाएगा 2 atm, ये 2 atm हो जाएगा। या अगर B का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो B पे ये चीज़ लगा दीजिए, B पे ये चीज़ लगाएंगे तो B का P1 कितना है 2 atm, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू P2 इंटू 5, P2 कितना आ जाएगा, तो 2 कैंसिल हो, यहाँ कैंसिल होगा 5 से, तो 2 बचेगा, 2 इंटू 2 4 atm। देखिए 2 और 4 मिला के 6, मतलब कहने का क्या है, ये चीज़ जो अप्लाई कर रहे हैं आप, ये किसी एक गैस पे भी अप्लाई कर सकते हैं या टोटल प्रेशर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी एक गैस के पार्शियल प्रेशर के लिए भी या फिर टोटल प्रेशर के लिए भी, क्योंकि मैंने कहा है हर एक गैस का अपना इंडिपेंडेंट बिहेवियर होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना हो गया 6 atm, ठीक है, जिसमें से ए का पार्शियल प्रेशर कितना है 2 atm और बी का पार्शियल प्रेशर कितना है 4 atm। पहले ए का पार्शियल प्रेशर कितना था 1 atm और बी का था 2 atm। हम एक काम कर रहे हैं, इसका कंटेनर का वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंटेनर का वॉल्यूम उतना ही रहने दे रहे हैं, कंटेनर को वैसा ही रहने दे रहे हैं, 10 लीटर था 10 लीटर ही रहने दे रहे हैं। गैस ए था, गैस बी था, हम लोग एक और गैस यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, गैस सी। ए गैस बी गैस जो था पहले जैसा था वैसा का वैसा ही है, बस एक नया गैस आ गया है गैस सी, और इस नए गैस का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं 3 atm, ठीक है। क्या गैस ए का प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। क्या गैस ए का प्रेशर चेंज होगा, क्या सी का प्रेशर मैंने बता दिया 3 atm, क्या गैस ए का पार्शियल प्रेशर जो पहले 1 atm था वो यहाँ पे 1 atm होगा या कुछ डिफरेंट होगा, और अगर डिफरेंट होगा तो कितना होगा। गैस ए की बात करते हैं, गैस ए के लिए वॉल्यूम में कोई चेंज आया है, नहीं आया है। गैस ए के लिए वॉल्यूम पहले भी 10 लीटर था, अभी भी क्या है 10 लीटर, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है इसका। गैस ए के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट ही है, नहीं, जितने मोल वहाँ थे उतने मोल यहाँ पे है। गैस ए के लिए टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो टेम्परेचर हम बता ही रहे हैं कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर भी तो कांस्टेंट ही होना चाहिए, वेरिएबल बचा क्या फिर, प्रेशर भी तो उतना ही रहना चाहिए, मतलब प्रेशर वहाँ 1 था तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 1 atm। बात समझ में आ रही नहीं, या यही चीज़ बी के लिए भी बोलेंगे हम लोग, बी के लिए भी कोई कंडीशन चेंज नहीं हुई है, तो बी का पार्शियल प्रेशर वहाँ 2 था तो यहाँ पे भी कितना होगा 2 atm। हाँ, यहाँ का टोटल प्रेशर अब निकालेंगे तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3 मतलब 6 atm। लेकिन ए और बी का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हुआ है, तो समझिएगा इस चीज़ को, है ना। कंटेनर का शेप चेंज करके हमने पार्शियल प्रेशर चेंज किया, टोटल प्रेशर चेंज हुआ, टोटल प्रेशर 6 है। कंटेनर का शेप चेंज नहीं किया हमने क्या किया, एक गैस ऐड करके टोटल प्रेशर यहाँ पे भी 6 कर दिया, लेकिन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है ए और बी का। तो मतलब कंटेनर का टोटल प्रेशर हम लोग दोनों तरीके से बढ़ा सकते हैं, शेप चेंज करके या कोई गैस ऐड करके। लेकिन अगर शेप चेंज करके करेंगे तो ए और बी के लिए भी कंडीशन चेंज हो रही है, तो उनका पार्शियल प्रेशर भी चेंज होगा। बट अगर कोई गैस ऐड करके
हम लोग टोटल प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उससे ए और बी के लिए कंडीशन चेंज नहीं हो रही, उससे ए और बी का पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात? हाँ, टोटल प्रेशर जरूर बढ़ जा रहा है बट ए और बी का पार्शियल प्रेशर नहीं बढ़ेगा। टोटल प्रेशर क्यों बढ़ा? क्योंकि नई गैस ऐड हुई है। यहाँ पे टोटल प्रेशर क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने कंप्रेस कर दिया है। दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। और इस चीज़ का एप्लीकेशन आगे चल के एक चैप्टर में भी होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, वहाँ पे हम लोग कुछ इसकी बात करेंगे हम लोग। खैर, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। अगर हम लोग कंडीशन चेंज कर दे रहे हैं, शेप साइज वगैरह चेंज कर दे रहे हैं, तो उसके अंदर जितनी गैसेस हैं सबके लिए कंडीशन चेंज हो गई। लेकिन अगर एक्सटर्नली कोई गैस ऐड कर दे रहे हैं तो वहाँ के गैसेस के लिए कंडीशन चेंज नहीं हुई है ना। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो ये हुआ डाल्टन्स लॉ, और आज हम लोग यहीं तक देखते हैं इस अपने लेक्चर में। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। कुछ होता है इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, उसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें देखनी है, तो वो अपने हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपना लेक्चर। थैंक यू।